अब्बा को फौत हुए तो 5 साल हो गए हैं चाचा। उमर हयात के बेटे ने मुझे बताया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सकते में आ गया हूं, पत्थर का बुत बन गया हूं। कब कैसे फौत हुआ उमर हयात? मुझे अपने अल्फाज कांपते हुए महसूस हुए। बीमार था अब्बा बहुत चाचा, इलाज करवाया था मगर इलाज महंगा था, बस जिंदगी ही इतनी थी चाचा, उमर हयात के बेटे ने कहा और फिर गाह की तरफ मुतवज्जो हो गया। वो गाह के लिए घी तोलने लगा और मैं दुख से शर्म के मारे पानी पानी हो गया। मेरा अजीज अज दोस्त इलाज के हाथों दुनिया से चला गया और मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। लानत तेरी दौलत पर अयाज, मैंने कहा। मैं बोझल कदमों से उठकर दुकान से बाहर की तरफ बढ़ा। अरे रुकिए चाचा, वो दूर से चिल्लाया, कोई ठंडा वंडा तो पी लें, कोई लस्सी पानी वगैरह। उमर हयात के बेटे ने खलूस से कहा, नहीं शुक्रिया बेटा, मैं चलता हूं। मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। उमर हयात मेरा बचपन का दोस्त था, बहुत जिंदा दिल इंसान था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैट्रिक के इम्तिहानात के वक्त मेरे पास फीस के पैसे कम पड़ गए थे, तो उस वक्त उसी ने मेरी मदद की थी। हम इकट्ठे खेलते घूमते फिरते, गांव की गलियों में इकट्ठे बचपन गुजारा। फिर वो बाप के साथ मजदूरी पर लग गया, उसने पढ़ाई छोड़ दी और फिर कुछ पढ़ा लिखा होने की वजह से मेरी किस्मत जाग उठी। मैं गरीब माँ बाप का बेटा था। उन्हीं दिनों FA के इम्तिहानात से फारिग हुआ तो अम्मा की एक रिश्तेदार जो फ्रांस से आई थी, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते हमारे घर तक आ पहुंची। उन्हें शक्लो सूरत वाला और पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था जो फ्रांस में उनकी बेटी के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सके। मेरे माँ बाप ने समझा कि मेरी लॉटरी लग गई है। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। लड़की खुद मुझे देखने आई थी, इंतहाई मेकअप ज़दा और मॉडर्न सी, जाहिर है यूरोप से जो आई थी। मैं कुछ शर्मा सा गया। वो लोग सहन में बैठे रहे। अम्मा ने चाय और बिस्किट वगैरह पेश किए। उस रिश्तेदार खातून को मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार वो पाकिस्तान आई थी शायद, या मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मुझे लगता था कि गर्ज उन्हें पाकिस्तान खींच लाई थी। बेटी की शादी पाकिस्तान में करना चाहती थी। उन्हें बाहर के लड़के पसंद नहीं थे। रजामंदी होते ही चटपट घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी और मुझे कुछ समझने का मौका नहीं मिला। मुझसे ये तक न पूछा गया कि मेरी मर्जी थी या नहीं। मेरे ख्याल से बस उन्हीं की मर्जी दरकार थी। उमर हयात बहुत खुश हुआ जब उसने मेरी शादी का सुना। कहने लगा, चल बे, तेरी किस्मत जाग गई, बाहर जाकर अपने घर के हालात बदल देगा तू। मैं उदास था इस घर को छोड़ने से, इस गांव को, इस वतन को, लेकिन उमर हयात मुझे कितनी देर तक समझाता रहा और फिर मैंने हालात के सामने सर झुका दिया। मैं ज़किया से शादी करके फ्रांस आ गया। फ्रांस की ज़िंदगी बिल्कुल पाकिस्तान से मुख्तलिफ थी। मसरूफ़ लोग, मसरूफ़ ज़िंदगी। मुझे एडजस्ट होने में कई महीने बल्कि साल लग गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस ज़िंदगी में ढलता चला गया। ज़िंदगी की सहूलियात देखी, ज़िंदगी की मुख्तलिफ शक्लें देखी तो आंखें चकाचौंध हो गईं। पहली कमाई में से कुछ रकम घर भेजी तो ढेरों दुआएं समेटी। माँ बाप बहुत खुश थे। फिर ये मामूल बन गया। मैं यही समझता रहा कि कुछ रुपए घर भेजकर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। कभी कभार ख़त भी लिख देता था। पुराना ज़माना था, उस वक्त ज़्यादातर ख़तों किताबत होती या ईद कार्ड भेजे जाते। टेलीफोन तो हर घर में नहीं था, लेकिन फिर अब्बा से कहकर मैंने घर में टेलीफोन लगवा दिया और फिर अम्मा अब्बा से टेलीफोन पर बातचीत भी शुरू हो गई। कई बार मैंने उनसे अपने दोस्त उमर हयात का भी पूछा, मगर कभी इतने फुर्सत ना मिली कि उसे अपने घर बुलवाकर उससे टेलीफोन पर बात कर लूं। फिर अम्मा अब्बा से भी बात कम कम होने लगी। पहला झटका जिंदगी में मुझे उस वक्त लगा जब अम्मा की फौतगी की इतला मिली। फालिज का अटैक हुआ था और साथ ही दिल पर असर पड़ा और अम्मा चली गई, इस दुनिया को छोड़ गई। उन्हीं दिनों मैं 2 नौकरियां कर रहा था। जिंदगी बहुत टफ थी। मेरी जिंदगी में ज़किया के साथ साथ मेरी नन्ही बेटी इशाल का इजाफा हो चुका था। इशाल अभी छोटी थी और ज़किया भी काम छोड़कर घर बैठी थी, इसलिए मेरी मजबूरियां ऐसी थी कि मैं चाहते हुए भी अम्मा के फौत होने पर पाकिस्तान ना जा सका। बस टेलीफोन पर ही घर वालों से हाल अहवाल पूछता रहा। कई दिन माँ को याद करके रोता रहा, मगर मजबूरियां आड़े आ गईं। परदेश का मामला था और पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं था। अब्बा को मजबूरी बताई तो बेचारे खामोश सुनते रहे। कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूं तू मजबूर है। उमर हयात का अफसोस वाला ख़त मौसूल हुआ। उसने पहली बार मुझे ख़त लिखा था।
शायद उसने अब्बा से मेरा पता लिया था। उसका ख़त पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसने ख़त में मेरी माँ के मरने पर अफसोस का इजहार किया था। मैंने दिल में सोचा कि अब उमर हयात को ख़त लिखूंगा, मगर सोच सोच ही रही और उसे ख़त लिखने का वक्त नहीं मिला। वक्त गुजरता रहा, अब्बा की तबीयत भी ख़राब रहने लगी। उम्र जो बहुत ज़्यादा हो गई थी। सोचा इस बार भूल नहीं होगी, ज़रूर जाऊंगा, पाकिस्तान जाऊंगा। ताया जान ने फ़ोन पर आने को कहा था। कहने लगे, पुत्र एक बार आकर अपने बाप से मिल ले, फिर शायद ज़िंदगी में मौका ना मिले। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। फ़ौरन पाकिस्तान पहुंचा। अब्बा शायद मेरी ही राह देख रहे थे। मुझसे मिले और चंद ही दिनों में उनकी वफ़ात हो गई। उमर हयात उन दिनों बहुत बीमार था। मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन बहुत मुख्तसर सी मुलाकात। मुझसे मेरे वालिदैन का बहुत अफसोस कर रहा था। मुझे अपने गम में उससे ये तक पूछना नहीं याद रहा कि उसके घर में कौन कौन था, माँ बाप बीवी बच्चे, उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी। बस रस्मी अलैक सलैक हुई, कुछ देर बैठा और फिर वहाँ से वापस अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद मैं पाकिस्तान से वापस फ्रांस पहुँच गया। उमर हयात से वापसी पर मुलाकात ना हो सकी। माँ बाप के अलावा लगता था कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा। गांव, दोस्त, अहबाब, गलियां सब भूल गए। मैं फ्रांस आकर कुछ रोज़ अब्बा के गम में घुलता रहा, फिर फ्रांस की ज़िंदगी में मगन हो गया। कई साल गुजर गए। इशाल के बाद नाइला और ज़ुहैब अल्लाह पाक ने मुझे अता किए, तो फिर ज़िंदगी जैसे उन तक महदूद हो गई। पाकिस्तान की ज़िंदगी कभी कभी बहुत याद आती, मगर फुर्सत ही ना मिलती कि किसी से बात हो सके। ताया अब्बा से कभी कभार बातचीत हो जाती, वो भी जब खुद फ़ोन करते। मुझे कभी तौफीक ना हुई कि उन्हें फ़ोन करता। वक्त गुजरता रहा। नाइला स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाने लगी। इशाल ने यूनिवर्सिटी में ही दौरान तालीम एक ईरानी लड़के से पसंद की शादी कर ली और फिर उसके साथ कनाडा चली गई। रहा ज़ुहैब, तो वो कई कई दिन शक्ल ही नहीं दिखाता था, कभी काम के सिलसिले में लंदन तो कभी स्पेन। ज़किया अपने रिश्तेदारों से मिलने मिलाने और दावतें करने और पार्टीज अटेंड करने में मसरूफ़ रहती। पहले पहल वो मुझे भी साथ चलने पर जोर देती, मगर मेरा दिल नहीं चाहता था, तो वो भी मुझसे लापरवाह सी होती चली गई। मैं 60 साल से ऊपर का हो गया। जिंदगी घर और कमरे तक महदूद हो गई। कभी ज़ुहैब आता तो उससे गिला करता कि क्या बाप के लिए तेरे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं कि मेरे पास बैठ जाए, तो वो हंसकर कहता, डैड माई कैरियर इज़ माई फ्यूचर, मेरा मुस्तकबिल मेरा कैरियर है। मैं दिल महसूस कर रह जाता। ज़किया पाकिस्तान चलें, एक दिन मैंने कहा तो वो हैरत से मुझे देखने लगी। क्यों, कौन है वहाँ? मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, अहबाब। मैंने कहा तो वो कहका लगाकर बोली, वो तो तुम बहुत पहले छोड़ आए थे, मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने बुरा मानकर कहा तो वो बोली, सॉरी अयाज, मेरे पास तो वक्त नहीं, तुम जाना चाहो तो चले जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ा चेंज हो जाएगा। इतना कहकर वो उठकर चली गई और मैं उसे जाते देखता रह गया। तो अयाज, ये है तुम्हारी ज़िंदगी का इख्तिताम, तुम्हारी ज़िंदगी का हासिल। मैं गुजरे लम्हे याद करके उदास होने लगा। मैं ज़रूर जाऊंगा पाकिस्तान। मेरे माँ बाप की कब्रें हैं वहाँ, ताया अब्बा हैं, मेरे दोस्त हैं, उमर हयात, करीम खान, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग। मैंने ट्रैवल एजेंसी की राह ली और पाकिस्तान का टिकट लिया और तैयारी करने लगा। ज़ुहैब, ज़किया, किसी ने मुझसे सवाल नहीं किया। सब ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कोई बात ही ना हो। मेरा होना या ना होना उनके लिए कोई माने नहीं रखता था। मैं अपना बैग तैयार करके पाकिस्तान के लिए जहाज़ पकड़ने वाला था। किसी के पास वक्त नहीं था कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आ जाता। पाकिस्तान पहुंचा तो पता चला ताया तो बेचारे बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, किसी को पहचानते तक नहीं थे, बिस्तर पर लग गए थे। करीम खान गांव छोड़कर जा चुका था, पता नहीं कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं था। उसके बच्चे शहर चले गए तो उसे भी साथ ले गए। उमर हयात का ख्याल आया तो पता चला वो भी गांव छोड़कर जा चुका था, किसी पास के कस्बे में था शायद। पता करते करते उसके बेटे की दुकान पर जा पहुंचा। उसके बेटे की छोटी सी किराने की दुकान थी। उसके बेटे के जरिए मुझे उसकी मौत का पता चला तो दिल खून के आंसू रोने लगा। बोझल कदमों से वापस अपने गांव आ गया। वही गलियां, वही मकान, बस लोग बदल गए थे। मुझे पहचानने वाले लोग बहुत कम थे। कुछ बुजुर्ग मेरे दौर के थे, मगर कोई बीमार था तो कोई लाचार। अक्सर बेचारे तो फौत हो चुके थे। मैं फटी फटी आंखों से गांव के उन रास्तों को देखता जहां हम कभी बचपन में खेला करते थे। आज वो सब गलियां और रास्ते उदास थे। कब्रिस्तान पहुंचा, माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पड़ी।
उमर हयात की कब्र भी उसी कब्रिस्तान में थी। उसकी वसीयत पर उसे आबाई गांव में ही दफनाया गया था। मैं कितनी देर उसकी कब्र पर बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। खामोश कब्रिस्तान में उदास और बेरंग कब्रों को घूरता रहा। मैं उठा और बोझल कदमों से कब्रिस्तान से निकलता चला आया। कुछ बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। मुझे अपना बचपन का वक्त याद आने लगा। गरीबी थी मगर कितना अच्छा वक्त था। दोस्त गमगुसार, माँ बाप सभी पास थे। मगर आज उन रास्तों पर धूल के सिवा कुछ न था। बस कुछ बेनाम कदमों के निशान थे जो चीख चीख कर मुझसे कह रहे थे, कहाँ है आज वो पुरतय्युश जिंदगी, तेरी दौलत, क्या तेरा दिल मुतमईन है? सब कुछ खो दिया तूने अपने प्यारे उस वतन के लिए जो कभी तेरा था ही नहीं, जिसने तेरी औलाद को तुझसे दूर कर दिया। तेरी मंजिल कहाँ है? जा जाकर सुकून तलाश कर, अगर कहीं मिल सके। मैंने मुड़कर देखा और कब्रिस्तान की तरफ देखकर दिल बेख्तियार कह उठा, यहाँ, यही तो थी मेरी मंजिल, यही मेरा सुकून है, जहाँ मेरे अपने थे। मैं पता नहीं कहाँ भटक रहा था। कुछ देर यूं ही खड़ा सोचता रहा और फिर ताया के घर चल पड़ा ताकि उस आखिरी इंसान के पास कुछ वक्त गुजार सकूं और फिर अपनी वसीयत लिख सकूं कि मुझे फ्रांस के बजाय इस मिट्टी में दफना दिया जाए, वरना शायद मेरी रूह हमेशा बेकरार भटकती रहेगी।